2002-3 से शुरू हुआ था। गुजरात को पहले हिंदुत्व का लाइबिलिटी गुजरात से ही शुरू हुआ। दो नई पार्टियां, आम आदमी पार्टी और एमआईएम, इन दोनों के आने से आप क्या बदलाव देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी जो है उनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर हम मुसलमानों से जुड़ेंगे या माइनॉरिटीज़ के सवाल उठाएंगे तो हमारे जो हिंदू वोटर्स है वो हमसे खफा हो जाएंगे। तो जब गुजरातियों के पास एक हार्ड हिंदुत्व की पार्टी है तो उन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व क्यों चाहिए? अभी जो पूरे देश की राजनीति है वो किस तरह हो गई है, 85 वर्सेस 15। 85 में बहुमत आता है और ये 15% में माइनॉरिटीज आता है। तो अभी एक ही साइड चला है कि 15% को छोड़ दो और आप ये 85% वाला जो है उसके ऊपर फोकस करके आप अपनी सरकार बनाओ। गुजरात को लेबोरेटरी ऑफ संघ परिवार कहा जाता है। गुजरात में क्या करना चाहते हैं ओवैसी साहब? मोटे तौर पे देखा जाए तो ओवैसी साहब यहाँ पे मुसलमानों के दिमाग के अंदर बिल्कुल अभी खुल के आ गए हैं कि भाई ये इनको ये लीला कंवल, हरा कंवल है, मतलब ग्रीन कंवल है। क्योंकि इन्होंने जो भी एक्शन लिए हैं, जो भी लिए, उसमें ऐसी एक भी वो नहीं है कि इसके अंदर मुसलमानों का कोई फायदा हो। तो मैं बात करता हूँ 2003, 2004, 2005 की। हम लोग दिल्ली में लोगों को बताते थे कि देखिए ये चीजें इस तरफ बढ़ रही हैं, ये गुजरात में ऐसा हो रहा है। आज आप देखते हैं कि जब बॉम्बे में या बाकी जगहों पर माइनॉरिटीज को मकान किराए पे नहीं दिया जाते। मैं 2003 में यहाँ स्टोरीज कर चुका था जहां पर बिल्डर्स बिल्डिंग बनाते थे, सब कुछ होता था, ड्यूप्लेक्स फ्लैट फॉर सेल, 2 BHK, 3 BHK, नीचे एक लाइन होती थी केवल हिंदू भाइयों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी लगभग जीतते जीतते हारी हुई पार्टी है, लेकिन एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे बीजेपी का क्यों नहीं बन पा रही है? 27 साल से ऐसी क्या चीज है जिसने कांग्रेस पार्टी को रोका हुआ है? कांग्रेस पार्टी का समस्या ये है, जैसा मैं देख रहा हूँ 27 सालों में, 28 साल हो रहा है, कि इनका ग्रास रूट लेवल से कनेक्शन बिल्कुल कट चुका है। कांग्रेस पार्टी जो भी करे, लिबरल हो, सेकुलर हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जनता से इनका कनेक्शन बिल्कुल कट चुका है, एटलीस्ट गुजरात में। लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है, एजुकेशन की बात आ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात आ रही है। आप बाहर जाइए, किसी से भी बात करिए, वो कुकिंग गैस से लेके, अपने बच्चे की एजुकेशन से लेके, वो अपनी कहते हैं हाउस रेंट से लेके, अपने फ्लैट की मेंटेनेंस से लेके, पावर एक्सपेंसेस से लेके वो चिंतित है। बीजेपी हैज गिवन ए क्लियर इंडिकेशन कि ये लोग एग्रेसिव हिंदुत्व से एक इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। अब देखना ये है कि क्या 27 साल से जो बीजेपी का राज यहाँ चल रहा है उसका खात्मा होगा या फिर ये चलती रहेगी इसी पार्टी की सरकार। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। गुजरात चुनाव की जो गर्मी है, जो शिद्दत है, वो एक तरह से अपने शबाब पर है। अब कुछ ही दिनों बाद गुजरात की जो जनता है वो अपनी नई सरकार चुनने के लिए वोट डालेगी। अब देखना ये है कि क्या 27 साल से जो बीजेपी का राज यहाँ चल रहा है उसका खात्मा होगा या फिर ये चलती रहेगी इसी पार्टी की सरकार। बड़े सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि खासकर जो दो नई पार्टियाँ मैदान में दिख रही हैं इस बार, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, उन दोनों पार्टियों के आ जाने से क्या जो चुनावी गणित जो लगातार पिछले दशकों से देखा जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी का, क्या वो गड़बड़ाएगा? इसके अलावा मुद्दे कई हैं। मुद्दे हैं, मोरबी को लेकर मुद्दा है, जहां आपको मालूम होगा कि किस तरीके से जो वहां ब्रिज था, पुल था, उसके ढह जाने से 100 से भी ज़्यादा, 125 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई। मैं कहूँगी एक तरह से उनकी हत्या हुई, क्योंकि ये पूरी तरीके से नेग्लिजेंस का मामला था। और अभी भी उसमें जो बड़ी मछलियाँ हैं उनको छोड़कर जो छोटे छोटे कर्मी हैं, चाहे वो गार्ड्स हों या वहाँ पर जो दूसरे लोग थे, उनको जेल भेजा गया है। तो इस तरह से कई तरह के मुद्दे हैं गुजरात में फ़िलहाल। और 27 साल के इस शासन में ज़ाहिर है लोगों को शिकायत भी है। कांग्रेस पार्टी किस हद तक इस पूरे गुस्से को, जो एक सत्ता विरोधी एक तरह की लहर देखने को मिल रही है गुजरात की सड़कों पर, क्या उसे भुना पाएगी या फिर जो वोट परसेंटेज का जो फ़र्क है गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो लगातार बना रहता है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि जीत और हार बेहद नज़दीक थी। इस बार क्या होने वाला है? मेरे साथ यहाँ पर 4 दिग्गज लोग मौजूद हैं, दिग्गज पत्रकार जो कि गुजरात से ही गुजरात को कवर करते हैं, गुजरात को समझते हैं। और फिलहाल मैं जिस अखबार के दफ्तर में हूँ, गुजरात टुडे, यहाँ का बहुत बड़ा अखबार है, उन्हीं के दफ्तर में मौजूद हूँ यहाँ पर, जिन पत्रकारों से बातचीत कर रही हूँ। और ये पत्रकारों का पोल
गुजरात से हम आपके लिए लेकर आए हैं। पत्रकारों के नज़र से गुजरात को समझना, चुनाव में क्या होगा ये देखना। मेरे साथ यहाँ पर कई खास मेहमान मौजूद हैं। राजीव खन्ना जी हैं मेरे साथ, एसोसिएट एडिटर हैं, द सिटीजन के, कई दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा रतिन दास हैं जो कि कई दशकों से पत्रकारिता अलग अलग बड़े अखबारों में काम करने के बाद अब स्टेट्समैन के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अलंबरदार बुखारी साहब मौजूद हैं गुजरात टुडे से, और साथ ही सरफराज मंसूरी हैं गुजरात टुडे से। तो हमारे साथ एक मैं कहूँगी दो युवा चेहरे हैं, दो बहुत ही अनुभवी आंखें हैं। इन चारों के ज़रिए हम समझेंगे कि किस तरह से गुजरात को देखा जाए। राजीव जी, सबसे पहले मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आप गुजराती तो नहीं हैं? नहीं, डेफिनेटली नहीं। मैं वैसे हिमाचल से हूँ, पर कह लीजिए गुजरात में मैंने 10 साल काम किया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और ख़ास तौर पे वो जो दौर था 2002 से 7 तक का, उस समय मैं यहाँ BBC कॉरेस्पॉन्डेंट था यहाँ पर पोस्टेड। तो वो दौर था जो एक डिफाइनिंग मोमेंट था गुजरात की पॉलिटिक्स के लिए, मतलब कह लीजिए एक वाटरशेड मूवमेंट जिसको हम कहते हैं। और आज भी हम उसकी जो रिफ्लेक्शंस हैं वो आज तक देखते आ रहे हैं, और वही मतलब आप किसी भी तरीके से लीजिए तो कहीं ना कहीं वो तारे जाके 2002 पे जुड़ती हैं, जब आप वोटर्स का भी। तो आप एक इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों की हैसियत से आप गुजरात को जानते हैं। मुझे ये बताइए कि गुजरात के कई चुनाव आपने कवर किए, उसमें इस चुनाव में ऐसी क्या खास बात है? पिछले चुनाव में हमें पता है कि उसको कोई रेफरेंस पॉइंट माना भी जाए या नहीं, जहाँ की बिल्कुल जो गैप था भाजपा और कांग्रेस के बीच इस तरह हो गया था कि शायद किसी की भी सरकार बन सकती थी। देखिए, ये चीज़ें जो है ना, शायद किसी की भी सरकार बन सकती है, वो रहता है, पर बात यह है कि फैक्टर्स जो क्या काम करते हैं वहाँ पर। पिछले चुनाव की जब हम बात करें तो कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक बड़ा वेल स्टिच्ड इनका एक नेटवर्क बन चुका था। आपके पास 3 नेता ऐसे थे जिसमें हार्दिक पटेल थे जो पाटीदार समाज से थे, अल्पेश ठाकुर थे जो ओबीसी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिग्नेश मेवानी थे जो कि दलित मतलब लीडरशिप एमर्ज हुए एज अ दलित लीडर। तो एक वो पूरा वो जो एक मैप था वो निट किया था कांग्रेस ने। इस बार वैसा नहीं है, पर बात यह है कि आप जाकर किसी से भी पूछिए तो इस चुनाव में जो बात हो रही है ना, वो हो रही है कि एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी का नैरेटिव जो चल रहा है, जो कि एक ट्राइड टेस्टेड इनका पूरा मॉडल यहाँ गुजरात में बन चुका है कि आप आते हैं एकदम वो इमोटिव इश्यूज़ पे, या मोदी साहब कहेंगे कि मेरे को गाली दे रहे हैं, मेरे को टारगेट कर रहे हैं, वो आ जाएगा, या रेफरेंस मेधा पाटकर फॉर एग्जांपल। अब मेधा पाटकर, आप ये सोचिए कि जो यहाँ का वोटर है, खासतौर पे जो 90 के बाद पैदा हुआ है, उसे तो मालूम भी नहीं होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं है, पर वो इशू बार बार उठाए जाते हैं। मतलब देखिए, यहाँ पर एक शुरू से एक जो ट्रेंड सेट किया गया वो ये था कि इंटेलेक्चुअल जो है वो देश का दुश्मन है। अब यहाँ के लोगों को आप जिस तरह देखिए कि जेएनयू के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। ये जो ट्रेंड है आप कह रहे हैं ये गुजरात से शुरू हुआ, जहां बुद्धिजीवियों को बताया जाता है कि वो देश के खिलाफ है। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है ये गुजरात से शुरू हुआ था। आप जो भी राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, मैं मतलब खुद, क्योंकि मैं बहुत स्टेट्स कवर कर चुका हूँ, और पिछले मैं खासतौर से 20 साल की बात करूँ, 2002 मैं वही बोल रहा हूँ कि एक वाटरशेड मोमेंट है, वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। और हम लोग उस समय जो पत्रकार थे, मैं बात करता हूँ 2003, 2004, 2005 की, हम लोग दिल्ली में लोगों को बताते थे कि देखिए ये चीज़ें इस तरफ बढ़ रही हैं, ये गुजरात में ऐसा हो रहा है। आज आप देखते हैं कि जब बॉम्बे में या बाकी जगहों पर माइनॉरिटीज़ को मकान किराए पे नहीं दिया जाते। मैं 2003 में यहाँ स्टोरीज कर चुका था जहाँ पर बिल्डर्स बिल्डिंग बनाते थे, सब कुछ होता था, ड्यूप्लेक्स फ्लैट फॉर सेल, 2 BHK, 3 BHK, नीचे एक लाइन होती थी केवल हिंदू भाइयों के लिए। आप यहाँ पर देखिए तो जिस तरह का एक सेग्रीगेशन है, आपका जो टोटल सेग्रीगेशन ऑफ कम्युनिटीज़ है, वो मॉडल यहाँ से शुरू हुआ। अब आप देख रहे हैं बाकी जगह पर जाके ये रिफ्लेक्ट हो रहा है उस तरीके से। बहुत दिलचस्प बात है, और इसीलिए मैं अक्सर अपने गुजराती जो पत्रकार मित्र हैं उनसे पूछ लेती हूँ कि बताइए कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो गुजरात ने देखा है वही भारत के दूसरे हिस्सों में यानी रेस्ट ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के ज़रिए देखा जाता है। इसीलिए शायद क्या यही गुजरात मॉडल है रतिन जी, कि जो गुजरात में जिस तरह का हम चीज़ें देखते हैं फिर वो आगे जाके भी, जैसे मैं पहली बात ये भी सोच रही थी, कई लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी सवाल क्यों नहीं लेते हैं। क्या आप जब कई दशकों से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने आपके किसी सवाल का जवाब दिया? नहीं, मैं तो ज़्यादा सवाल नहीं करता था कि मैं जो लिखना अपने को होता मैं लिख देता था। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था, एंड ही रेस्पेक्टेड व्हाट आई रोट, एंड ही हैड टॉन्टेड मी सेवरल टाइम्स कि ओके आप लिखो, लेकिन याद रखना क्रिटिसिज्म, एडवर्स क्रिटिसिज्म भी नहीं, एडवर्स पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी है। एंड वो शायद वो एक
एक्सपेरिमेंट का तौर पे बोलते थे, लेकिन बाद में देखा चला यह कि ये गुजरात से बाहर जाके ये बाहर वो बहुत फैल गया है और इसका पूरा पूरा भरपूर लाभ अभी पूरा संघ परिवार नेटवर्क ले रहे हैं। जैसे कि अगर सेकुलर लोग या एक्टिविस्ट लोग या लिबरल लोग जिस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है संघ परिवार की, मैं पूरा संघ परिवार को एक साथ देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी उसका एक छोटा सा एक पुर्जा है, वो चलाता है, बहुत इम्पोर्टेंट पुर्जा बन चुका है। बट ये एक्चुअली बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरा देश में अब बहुत ही भयंकर रूप से फैल चुका है। तो उनका मानना है और कई हद से ये सही भी है कि अगर सेकुलर लोग या लिबरल लोग जिस चीज़ को बुरा देखते हैं, वो जानते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हिंदुत्व लोग हैं, हिंदुत्ववादी है, उनके लिए वो अच्छा पब्लिसिटी, हाँ ये तो ठीक कर रहे हैं। ये बात हमने देखा, जो बात यहाँ पे 2002-03 से शुरू हुआ था, गुजरात को पहले हिंदुत्व का लाइबिलिटी गुजरात से ही शुरू हुआ, वो अभी देख रहा हूँ कि ये बात बाहर फैल गया है। जब JNU पे जैसे अटैक हुआ स्टूडेंट्स पे, ABVP ने अटैक किया, कोई लिखा नहीं था, लेकिन वहाँ पे देखा, हाँ अखबार में पढ़ते ही लोगों ने बोला कि हाँ ABVP ने हमारा ठीक किया है, JNU भले सब एंटी नेशनल है। ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों इस को तरह की जनता बनाई गई है जो ये समझती है कि बुद्धिजीवी मोदी जी के खिलाफ हैं, भाजपा के खिलाफ हैं और देश के भी खिलाफ हैं। तो जब आप जब लिखा करते थे, आप कह रहे हैं आपने बहुत डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे, आपके यहाँ कभी रेड नहीं हुई कि तुम क्यों खिलाफ लिखते हो मोदी जी? नहीं, हमारे खिलाफ रेड का हो नहीं सकता था, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा बैनर का अखबार में था, तो वो रेड कर, वो ऊपर में कंप्रोमाइज़ बाद में कर लिया होगा। वो बाद में उनको उनके समिट में भी बुलाया, वो हमारे थ्रू ही बुलाए, वो ठीक है, वो आपस में वो बड़े बड़े डील होते हैं। लेकिन हमारे साथ तो वर्किंग रिलेशन ठीक था, डिस्पाइट कि वो मेरे को रेस्पेक्ट भी करते हैं, अभी भी करते होंगे, मैं मिला नहीं हूँ बाद में, लेकिन डिस्पाइट आवर पर्सनल रिलेशन, वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इनका जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो जितना दिखता है उससे बहुत ज़्यादा, जैसे कहा जाता है ना कि आइसबर्ग 10% ही दिखता है, बाकी 90% नीचे होता है। वो भी अभी भी मैं बताऊंगा कि ये जो संघ परिवार का नेटवर्क है, वो जितना अभी दिखता है और बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट में, प्रेस में, IB वगैरह तो है ही। दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड एवरी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल अदर प्लेसेस। तो ये सब काम कर रहे हैं अलग अलग। अभी तो गांधी ज्ञानपीठ में भी यहाँ RSS के लोगों को ले आए। हाँ, गांधी ज्ञानपीठ में, फिर यूनिवर्सिटीज़ में एक रामचंद्र गुहा जैसा हिस्टोरियन, उनको आने नहीं दिया। ओनली थिंग कि उसको बोला कि आप गुजरात विरोधी है या आप संघ विरोधी कुछ बोला था, बस उसके कारण उनको विड्रॉ करना पड़ा। ये यहाँ पे जो थोड़ा सा चुनाव पे वापस आ जाती हूँ, क्योंकि हमारा चुनाव का पोल था। बुखारी साहब, मुझे ये बताइए कि आपको किस तरह में हवा में आपको क्या डायरेक्शन, क्या नज़र आ रहा है, क्या दिशा देख रहे हैं आप? बेसिकली देखा जाए तो गुजरात के जो इलेक्शन है या कहीं पे भी बीजेपी की एक स्टाइल के इश्यू से ज़्यादा इमोशन के ऊपर लड़ा जाता है। वो मोस्ट ऑफ जैसे भी कोई भी इमोशन को उभारना, कैसे कोई भी इश्यू होता है उसको, एजुकेशन बेसिक इश्यू के बारे में ये नहीं जाते, लेकिन कोई ना कोई इमोशनल इश्यू लेके आ जाते हैं उसके अंदर। तो मोस्ट ऑफ ये मर्तबा ये है कि एंटी इनकम्बेंसी भी दिख रहा है, इश्यू भी उठ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा जो वेव है जो इसको जैसे बोल सकते हैं कि लास्ट टाइम कोई भी इमोशन के ऊपर जैसे पुलवामा आ गया था, इसके पहले राइट्स का आया था, इस मतलब ऐसा कोई वेव दिख नहीं रहा। मतलब बुखारी साहब, ये बताइए कि कोविड का पूरा मिसमैनेजमेंट जो हुआ, GST को लेकर जो नाराज़गी कारोबारी में रही, इसके अलावा आर्थिक स्थिति ख़राब है, बाहर लोगों में आप देखिए तो गुस्सा भी इसको लेकर है कि जो उनकी आमदनी है वो कम हो रही है, मोरबी में इतना बड़ा हादसा हो गया, और सबसे बड़ी बात तो एक पार्टी जो 27 साल से सत्ता में है, क्या गुजरात की जनता ये नहीं चाहती कि दूसरी पार्टी को चांस दिया जाए जो कि पहले रह चुकी है सत्ता में? ऐसी क्या ख़ास बात है जो अभी भी लगता है कि BJP का पलड़ा, क्या आपको लगता है भारी है? गुजरात के अंदर जो बीजेपी है या कहीं पे भी आप और लेंगे, उनके पास जो मैनेजमेंट है, पब्लिसिटी है, वो काम कम करते हैं लेकिन उसको
प्रचार उसका इतना ज़्यादा करते हैं कि वो किसी के सामने वो टिक नहीं सकते। उसके सामने अगर आप देखो तो एक पूरा कंटिन्यूस उनकी ये प्रोसेस रहती है हर वक्त, चाहे चुनाव हो या ना हो। लेकिन अपने पूरी जो प्रजा है, पब्लिक है, उनको ये ऐसा पूरा नैरेटिव दे कि हम ही विकास कर रहे हैं, हम ही ये कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट है, सोशल मीडिया है, हर तरीके से उनका ये कारपेट बम्बार्डिंग हर तरीके से चालू रहता है। तो इश्यू जो है वो रियल इश्यू की तरफ यहाँ का ध्यान जाता ही नहीं। और कांग्रेस वगैरह दूसरी जो अपोजिशन पार्टी हैं वो इतना उनके सामने ये मीटअप नहीं कर पाते। तो आप भी वही बात कह रहे हैं। कमोबेश शंकर सिंह वाघेला ने मुझसे इंटरव्यू में ये कहा कि नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से मार्केटिंग का प्रोडक्ट है। उन्होंने कहा वो उत्पाद ही मार्केटिंग का है। तो मंसूरी साहब मुझे ही बताइए फिलहाल कि अब सीधे तौर पे आ जाते हैं चुनाव पर, कि अब चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। अभी हमें पता लग जाएगा, जाहिर है, कि किस तरीके से कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है। कांग्रेस बीजेपी को तो आप समझते हैं, दो नई पार्टियां, आम आदमी पार्टी और MIM, इन दोनों के आने से आप क्या बदलाव देख रहे हैं? गुजरात के इलेक्शन में अभी ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के आने से नुकसान बीजेपी को होगा। अच्छा। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो कैसी है कि मुस्लिम से अंतर रख के वो भी राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे गुजरात में। वो लोग मुस्लिम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे एज अ मतदार के तौर पे वो लोग, और उनका ज़्यादा फोकस हिंदुत्व पर है। वो लोग यहाँ पे सॉफ्ट हिंदुत्व को चला रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने सोमनाथ से शुरू की थी। वो इसके द्वारा एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग भी आपके साथ हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए हैं। वो लोग आम आदमी पार्टी जो है उनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर हम मुसलमानों से जुड़ेंगे या माइनॉरिटीज़ के सवाल उठाएंगे तो हमारे जो हिंदू वोटर्स है वो हमसे खफा हो जाएंगे। जैसे कि अभी बिल्किस बानो का जो इंसिडेंट हुआ, मनीष सिसोदिया से भी पूछा गया कि आपकी क्या राय है, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और सिवाय कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया था, पर कांग्रेस ने भी जिस तरह असरकारक तरीके से मुद्दा उठाना चाहिए ऐसे नहीं उठाया वो लोगों ने भी। और फिर उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी ऐसी बची गुजरात में जिसने बीफ और बिल्किस का कम से कम शब्द मुंह से निकाला, मैं ये कहूँगी। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप जब ये कह रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करना चाहती है आम आदमी पार्टी, कर रही है, चाहे वो नोटों पे गणेश और लक्ष्मी की तस्वीरों हों, चाहे तीर्थ स्थान की मुफ्त यात्रा कराने की बात हो, आपने सोमनाथ का भी जिक्र किया। तो जब गुजरातियों के पास एक हार्ड हिंदुत्व की पार्टी है तो उन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व क्यों चाहिए? सॉफ्ट हिंदुत्व इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ असंतोष है, विरोध नहीं है बीजेपी का यहाँ पे, खास करके मोदी जी का। लोग यहाँ से खफा होंगे बीजेपी से, लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि आप वोट किसको दोगे तो वो ऐसा ही बोलेंगे कि हम बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी क्या चाहते हैं कि वो वोट वो उनके तरफ टर्न करना चाहते हैं, इसलिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे जा रहे हैं। क्योंकि मैं एक बात पे मोदी जी की तारीफ़ करना चाहूँगा कि मोदी जी प्रजा की नस जो होती है वो समझते हैं अच्छी तरह से कि पब्लिक को क्या चाहिए। और अभी ये जो सेकंड है केजरीवाल भी ऐसे ही नेता है कि उनको भी पता है कि प्रजा को क्या चाहिए। अभी जो पूरे देश की राजनीति है वो किस तरह हो गई है, 85 वर्सेस 15। 85 में बहुमत आता है और ये 15% में माइनॉरिटीज आता है। तो अभी एक ही साइड चला है कि 15% को छोड़ दो और आप ये 85% वाला जो है उसके ऊपर फोकस करके आप अपनी सरकार बनाओ। बहुत दिलचस्प बात आप ये कह रहे हैं, दुख हो रहा है मुझे ये सुन के जब आप ये कह रहे हैं, क्योंकि एक लोकतंत्र में जाहिर है लोकतंत्र जो है वो संख्या का खेल है, और उसमें जो अल्पसंख्यक है वो कभी भी संख्या के खेल में बहुसंख्यक से जीत नहीं सकता है। लेकिन अगर एक चुनाव संख्या का ही खेल बन जाए तो ये तो बहुत दुख की बात है कि उनका जो पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत मुश्किल होगा। शायद इसीलिए ये तस्वीर नज़र आ रही है। और पिछले कितने चुनावों से बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया है किसी मुस्लिम को? काफ़ी टाइम से। और उनका कोई रिप्रेजेंटेशन? रिसेंटली अभी ऐसी बात चली थी कि दो या 3 सीट पे बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारेगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे शायद उनका जो निर्णय था वो फिर गया होगा। वो लोगों ने किसी भी मुसलमान, हालांकि मुस्लिम जो थे बीजेपी से जो जुड़े हुए हैं वो लोगों ने लॉबिंग काफ़ी किया टिकट के लिए, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। मतलब यहाँ भी कैसा है कि बीजेपी के अंदर भी एक डर है। बीजेपी चाहती भी है मुस्लिमों को लाना है कि भाई मुस्लिम कोई कैंडिडेट को अपने टिकट दे, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है कि हमारा जो हार्डकोर वोटर है वो हमसे बिछड़ जाएगा। इसलिए वो लोग क्या है कि मुस्लिमों से भी मुस्लिम कैंडिडेट को अभी उतार नहीं रहे। हालांकि बीजेपी वाले जो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं
उसमें मुस्लिम कैंडिडेट को आगे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी वही आता है, ये बस्ती का मामला आता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है मुस्लिम्स की, वहाँ बीजेपी फिर मुस्लिम को एज अ कैंडिडेट टिकट दे देती है चुनाव लड़ने के लिए। राजीव जी, मुझे अब ये समझाइए, एक सवाल जो कि मैं लेकर आई हूँ दिल्ली से, वो सवाल ये कि साफ तौर पे पता चल रहा है कि सत्ता विरोधी लहर है, असंतोष का जिक्र करें मंसूरी साहब, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, चाहे वो आदिवासियों की नाराज़गी हम देखें, अल्पसंख्यकों की नाराज़गी हम ये देखें, या किस तरह से कारोबारियों के हाथों जो जनसंपत्ति है उसका बिक जाना, जिस मॉडल को हम अब देश के बाकी हिस्सों में भी देख रहे हैं। उस सब के बावजूद एक बात बार बार सामने आती है कि हाँ, ये सब तो ठीक है, किसी को पता नहीं है गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम मुझे भी शायद इस वक्त भी याद नहीं आ रहा है कौन है, लेकिन मोदी फैक्टर है। तो ये कौन सी ऐसी बात है, मोदी फैक्टर क्या होता है आखिर? देखिए, जिस तरीके से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि एक पूरा एक तरीके से जिस तरह मोदी की एक इमेज सुपर ह्यूमन की इमेज बनी है, आप जानते हैं कि किस तरीके मीडिया को मैनेज किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। मैं बार बार वो 2002 के मॉडल पे इसलिए आ रहा हूं कि देखिए, ये हमने वो दौर यहाँ पर देखा कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो कैसेट्स सिंगल बाइट के साथ टीवी चैनल्स को दी जाती थी, इसे चला दो, सवाल कुछ नहीं, रात को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की गाड़ी आएगी, टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स को पकड़ा के चली जाएगी, ये होगा। या किस तरीके से इमेज बिल्डिंग होगी। तो मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी जो अपने आप को क्लेम करती थी, मैं इस पार्टी को बहुत पुराना स्टडी कर रहा हूँ सिंस 1989 ऑनवर्ड्स, तो ये पार्टी क्लेम करती थी कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। ये पार्टी विद डिफरेंसेस बन चुकी है, पहली चीज। बट अब देखिए ना, ये बीजेपी का चुनाव ना रह के मोदी का चुनाव बन रहा है। जिस तरीके वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मुझे वोट दीजिए, मतलब क्या बाकी बीजेपी एग्जिस्ट नहीं कर रही? और कहा भी जाता है कि नरेंद्र मोदी के लिए बाकी कोई चुनाव हो सकता है, लेकिन गुजरात का चुनाव उनका अपना चुनाव है, अपनी अना के लिए लड़ते हैं। देखिए, एक चीज और है, वो ये जो बात कह रहे हैं वो सही है, पर ये इसको आप थोड़ा ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखिए कि ये गुजरात का चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीजेपी को यहाँ अपनी टैली इंप्रूव करनी होगी 2024 के नजरिए से। अगर जो यहाँ पर एम्फेटिक विन रहती है बीजेपी की, विच मीन्स कि बीजेपी के ऊपर चाहे वो नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह या जिसको हम गुजरात लॉबी कह रहे हैं विद इन बीजेपी, उसका स्ट्रांग होल्ड कायम रहता है। अगर ये बीजेपी चलो सरकार यहाँ बना भी लेती है पर कोई मैसिव गेन नहीं होता है, तो ऑब्वियसली बीजेपी के अंदर भी सवाल उठेंगे इस चीज़ को लेकर। और जो आप तीसरा फैक्टर देख रहे हैं, या आम आदमी पार्टी, जिस तरह मंसूरी साहब कह रहे थे सॉफ्ट हिंदुत्व या कुछ भी, देखिए आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को आप समझिए, वो कोई आइडियोलॉजिकल बैगेज तो है नहीं। अब अगर जब बीजेपी कहती है कि हम इस सड़क का नाम कोई मुस्लिम साउंडिंग नेम है, इसको हटा के हम राम मार्ग या कृष्ण मार्ग रखते हो, कहते हैं रख लो, बिल्किस बानो पे रिएक्ट नहीं करेंगे, माइनॉरिटीज़ के इशू पे रिएक्ट नहीं करेंगे, वो सब नहीं करेंगे, वो इनको घेरने के चक्कर में गवर्नेंस पे। अच्छा, बीजेपी का डर जो यहाँ पर है, बेसिकली जो डर है, देखिए यहाँ एक रूरल अर्बन डिवाइड है मेजर। अर्बन सीट्स पे बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। अब आम आदमी पार्टी अर्बन सीट्स को भी टारगेट कर रही है। अब पीछे हमने देखा कि सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब आम आदमी पार्टी अगर जे अर्बन सीट्स पे अच्छा परफॉर्म करती है, वो इनके लिए इट्स अ कॉज ऑफ वरी, क्योंकि इनका स्ट्रांग होल्ड जो है वो आज नहीं तो कुछ समय बाद भी हो सकता है। चुनाव यही तो नहीं है, 24 का चुनाव भी आ रहा है, तो वो एक कंसर्न है। अब आप देखिए तो क्या फैक्टर्स हैं कि ये अर्बन सीट्स पे भी क्यों इतना अनरेस्ट है। आप जाके देखिए, लोग जिस तरह माइग्रेट कर रहे हैं, विलेजेस से माइग्रेट कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ी है। देखिए, अर्बनाइजेशन को हम बून समझते थे, इट इज नाउ टर्निंग आउट टू बी अ बेन। लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है, एजुकेशन की बात आ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात आ रही है। आप बाहर जाइए, किसी से भी बात करिए, वो कुकिंग गैस से लेके, अपने बच्चे की एजुकेशन से लेके, वो अपनी कहते हैं हाउस रेंट से लेके, अपने फ्लैट की मेंटेनेंस से लेके, पावर एक्सपेंसेस से लेके वो चिंतित है। इसी वजह से अब आप ये भी देखिए ना कि आम आदमी पार्टी क्यों क्लिक की यहाँ पर, क्यों ये बिजली का मुद्दा या एजुकेशन या हेल्थ का मुद्दा क्यों क्लिक किया? क्योंकि एक सेगमेंट ऐसा है, डिस्पैरिटी ऐसी है, एक सेगमेंट वो पे करने में उनको वो पिंच महसूस कर रहा है। रतन दास जी, मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी को कैसे समझा जाए? कांग्रेस पार्टी जो लगातार हिम्मत से लड़ रही है, 27 साल जो पार्टी हारी हो, उसकी पार्टी का काडर, उसकी पार्टी का हौसला, उसकी पार्टी के नेताओं के पास, पार्टी के पास पैसा, ये सब कुछ तो चुनाव जीतने से आता है। तो कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी लगभग जीतते जीतते हारी हुई पार्टी है, लेकिन एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे बीजेपी का क्यों नहीं बन पा रही है? 27 साल से ऐसी क्या चीज़ है जिसने कांग्रेस पार्टी को रोका हुआ है? कांग्रेस पार्टी का समस्या ये है, जैसा मैं देख रहा हूँ 27 साल हो गए, 28 साल हो रहा है,
कि इनका ग्रास रूट लेवल से कनेक्शन बिल्कुल कट चुका है। कांग्रेस पार्टी जो भी करे, लिबरल हो सेकुलर हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जनता से इनका कनेक्शन बिल्कुल कट चुका है, एटलीस्ट गुजरात में। उसका सबसे बड़ा एक मिसाल आपको देख सकता हूँ, पिछले 2 चुनाव में, एक बार लास्ट इलेक्शन में उन्होंने एनजीओस को, वॉलंटरी एजेंसीज को पूछा कि आप लोग हमको सजेस्ट कीजिए कि हम मैनिफेस्टो में लोगों का क्या मुद्दा डालें। उनको खुद को मालूम नहीं था, उनको अपने एसी गाड़ी और एसी ऑफिस के अलावा बाकी लोगों का मुद्दा क्या हो सकता था, ये वॉलंटरी एजेंसी से पूछा था एनजीओ से कि आप हमें बताइए हम मैनिफेस्टो में लोगों का क्या मुद्दा डालें। दैट वाज 2017। फिर उसके बाद 2010 में म्यूनिसिपल इलेक्शन होना था लोकल बॉडीज़ का, वो तो हुआ नहीं, 1 साल बाद हुआ, 8 महीने बाद हुआ। तब उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया हर शहर में कि इसमें फ़ोन करके आप मिस कॉल देके बताइए क्या क्या मुद्दा होना चाहिए। तो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स कि इनका पीपल से कनेक्शन कितना कट चुका है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट, फिर और भी कई पर्सनल लेवल पे छोटा छोटा हास्यास्पद इंसिडेंट्स है, जैसे कि कोई एक टिकट मांगना चाह रहा था तो दिवाली के टाइम वो नॉर्मली जीन्स एंड टी शर्ट पे घूमता था। दिवाली से पहले नवरात्रि से वो कुर्ता पजामा में घूमा, अपना फ़ोटो छपाया, हार्दिक बधाई दिया नवरात्रि का, दिवाली का भी, और कुर्ता पजामा में अपने जहाँ से टिकट मांगना था उस एरिया में घूमा, लोगों से हार्दिक बधाई दिया नवरात्रि का, दिवाली का। फिर जैसे ही टिकट अनाउंस हुआ उसको टिकट नहीं मिला, नेक्स्ट डे वो कुर्ता पजामा छोड़ के वही जीन्स टी शर्ट में कांग्रेस में। हमने पूछा क्या हुआ, बोला टिकट नहीं मिला, तो क्या करें। तो ये तो मजाक में है, लेकिन इसमें 2 है। एक तो मैं नेगेटिव बताया कांग्रेस का, दूसरा ये जो कांग्रेस का कनेक्शन पीपल से छूटता चला गया, उसका बेनिफिट ये संघ परिवार का जो नेटवर्क है वो बहुत स्प्रेड कर गया इन 20 सालों में। मतलब संघ परिवार का टेंटिकल्स बहुत फैल चुका, इवन इन द रूरल एरियाज। पहले तो ये लोग सिर्फ अर्बन एरिया में स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अभी रूरल एरिया में भी ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए। और दूसरी बात, इस चुनाव का सबसे बड़ा जो एक ग्रेट पॉइंटर है कि बीजेपी हैज़ गिवन ए क्लियर इंडिकेशन कि ये लोग एग्रेसिव हिंदुत्व से 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दी गोधरा सीट में उसी व्यक्ति को टिकट फिर दिया जिसने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, कन्विक्टेड रेपिस्ट को छुड़ाने का काम किया। नॉट ओनली छुड़ाया, उसके बाद बयान दिया कि ये लोग अच्छे लोग हैं, ब्राह्मण हैं, संस्कारी है। उसको टिकट देने का मतलब क्या है? इट इज़ ए क्लियर मैसेज कि वी आर सॉलिडली बिहाइंड यू पीपल। राइट जो किए थे, रेप जो किए थे, कन्विक्ट हुए नहीं हुए अलग बात है, कन्विक्ट तो बहुत लोग हुए नहीं, उसका पूरा मशीनरी काम किया। जैसे हम लोग जो जानते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि राइट इंजीनियरिंग, राइट क्या करवाना है, ये तो बहुत सालों से इन्होंने परफेक्ट कर चुका। 30 साल हो गए राइट कैसे करवाना, ये इंजीनियरिंग परफेक्ट। लेकिन गुजरात में 2002 के बाद में एक और सोशल इंजीनियरिंग हुआ। सोशल इंजीनियरिंग क्या मैं कहूँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल इंजीनियरिंग ये हुआ कि राइट के कन्विक्टेड को या एक्यूज्ड को कैसे बचाया जाए, उसका एक बहुत ही बड़ा ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार किया। वो सुप्रीम कोर्ट का अगर झटका नहीं लगता तो वो सबको एक्विट कर देते, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से धक्का से जो 10-12 केस SIT में गया, फिर बिल्किस बानो का, जाहिरा शेख का, बेस बेकरी का, ये सब तो एक्विट हो गए थे। सो दैट इज़ द न्यू डिस्कवरी ऑफ द संघ परिवार कि राइट एक्यूज जो पकड़ा भी जाएंगे उनको छुड़ाना कैसा है। इसमें भी बहुत बड़ा एक सोशल नेटवर्किंग, एक सोशल इंजीनियरिंग हुआ है। बहुत दिलचस्प
बात कह रहे हैं क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह कि पूरा जो बिल्किस का पूरा मामला था उसमें कन्विक्शन भी इसलिए हो पाया क्योंकि मामला ट्रांसफ़र होके बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा नोटिस लेते हुए इस तरह के जो आपने हाई प्रोफाइल केसेस बनाए हैं, लेकिन इसमें भी देखा कि बिल्किस को भी कैसे दर बदर भटकना पड़ा सिर्फ अपना मामला, यानी कि खुद वो बलात्कार की पीड़ित जिसके पूरे ख़ानदान को नेस्त नाबूद कर दिया गया, वो महिला कैसे दर दर भटकी। मैं पूरी कहानी पढ़ रही थी कि कैसे कोई भी पुलिस वाला उसकी बयान लिखने को तैयार नहीं था, उसकी एफआईआर लिखने को तैयार नहीं था। आप ये कह रहे हैं कि और आखिरकार इस पूरी मशीनरी से बाहर आके जो लोग जो दोषी पाए गए अदालत के ज़रिए, कानून के ज़रिए, उनको भी कैसे छुड़ाया जाए, ये तरकीब भी सामने आई है। मैं आपसे एमआईएम के बारे में पूछना चाहती हूँ। बुखारी साहब, ये बताइए कि यहाँ हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में क्या पॉलिटिक्स है एमआईएम की, हमने बिहार में भी देखी क्या पॉलिटिक्स है, महाराष्ट्र में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है, तेलंगाना में तो उनका अस्तित्व है ही अच्छा खासा, पिछली जनरेशन से है, लेकिन गुजरात में क्या करना चाहते हैं ओवैसी साहब? मोटे तौर पे देखा जाए तो ओवैसी साहब यहाँ पे मुसलमानों के दिमाग के अंदर बिल्कुल अभी खुल के आ गए हैं कि भाई ये इनको ये लीला कंवल, हरा कंवल है, मतलब ग्रीन कंवल का है, क्योंकि इन्होंने जो भी एक्शन लिए हैं, जो भी लिए, उसमें ऐसी एक भी वो नहीं है कि इसके अंदर मुसलमानों का कोई फ़ायदा हो। ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि गुजरात विधानसभा को गंगा जल से धोने में, मतलब मुस्लिम मुक्त करने की एक बातें हो रही है, लेकिन उसके अंदर भी ये ऐसा है कि ओवैसी जी ने जो ऐसी सीट है जहाँ मुसलमान कैंडिडेट जीत सकते हैं, वही सीट के असेंबली के ऊपर उन्होंने कैंडिडेट खड़े कर दिए। उससे होगा क्या, मुस्लिम वोट डिवीज़न होंगे, उनका कोई कैंडिडेट जीतने वाला नहीं। यूपी में भी देखा, बहुत जगह अपने देखा, और गुजरात में तो कोई चांस नहीं कि उनका कोई कैंडिडेट जीत पाए। लेकिन फिर भी ये लोग इस तरह से, तो अभी लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि सिविक इलेक्शन हुए थे अहमदाबाद कॉरपोरेशन गोधरा में, उसके अंदर उन्होंने जो बातें की उससे कुछ लोग भ्रम में आ गए और उन्होंने उनको वोट भी किया, कुछ सीटें भी मिली। लेकिन अब ऐसा है कि असेंबली के अंदर एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि ये ओवैसी साहब आ रहे हैं, वो सिर्फ अपने मुसलमानों के वोट बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। तो एक ये नरेशन ये क्लियर हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मर्तबा एमआईएम को कोई इतना फ़ायदा हो उसके अंदर। लेकिन बुखारी साहब, इसका क्रॉस क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये मान लेते हैं कि वोट काटने वाली पार्टी है, अंग्रेजी में कहें तो स्पॉइलर है, या कुछ लोग कहते हैं भाई बी टीम है ना, वोट कटवा है, लेकिन इस सब के बावजूद एक किसी पार्टी को लोकतंत्र में उसका ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़े, तो क्या ओवैसी साहब इसलिए इलेक्शन ना लड़ें, हमेशा ये डर के कि बीजेपी जीत जाएगी? क्योंकि हमेशा ये बताया जाता है कि ओवैसी इलेक्शन लड़ेंगे, मुस्लिम वोट बटेगा और बीजेपी जीत जाएगी, तो क्या वो कभी चुनाव ना लड़ें? नहीं, बिल्कुल चुनाव उन्हें लड़ना ही चाहिए, सबका अधिकार है, लेकिन वो ऐसी जगहों पे क्यों चुनाव लड़ते हैं कि जिससे जो बातें करते हैं उससे खिलाफ उसका रिजल्ट आता है। मतलब उनको, वो चाहते हैं कि मैं मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव मिले, बातें तो वो करते हैं, लेकिन हरकतें उनकी ऐसी है कि मुसलमानों को वोट मिलते हैं कि बदले मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता है। जी राजीव जी, एक दिलचस्प बात ये पूछना चाहती हूँ, 2024 के चुनाव से इसको बार बार जोड़कर देखा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि गुजरात की जनता जब वोट करेगी तो सोचेगी कि हम क्या 24 के लिए भी कोई दिशा दे रहे हैं या नहीं, लेकिन क्या आप वाकई इसको इतना गंभीर चुनाव मानते हैं, ख़ासकर ऐसे दौर में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, वो हर सवाल उठा रहे हैं, बेरोज़गारी से लेकर वो सबके बराबरी देने से लेकर महिलाओं का मुद्दा, किसानों का, मज़दूरों का, अल्पसंख्यकों का, बिल्किस से लेकर ऐसा कौन सा मुद्दा है जो पिछले 2-2.5 महीनों में उन्होंने नहीं उठाया? वो अलग बात है कि कितना भी मीडिया उसको ब्लैकआउट करे रैली को, लेकिन रीजनल मीडिया के ज़रिए सुनने में तो आ रहा है। तो इस दौरान अगर मान के चलते हैं कि बीजेपी फिर से आ जाती है, मान लेते हैं कमज़ोर मैंडेट के साथ भी आती है, राहुल गांधी की लीडरशिप पे किस तरह का असर आप देखेंगे, और क्या ये 2024 के लिए भी एक तरह से उनके सितारों को गर्दिश में लेकर आएगा? किसके सितारों को? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, दोनों, उनके नेतृत्व पे सवाल होगा क्या? देखिए, एक चीज़ आप देखिए गुजरात के कंटेक्स्ट में, गुजरात को जिसको कि लेबोरेटरी ऑफ संघ परिवार कहा जाता है, और गुजरात का मैसेज हम देख रहे हैं ना कि गुजरात की पॉलिटिक्स कैसे प्ले आउट कर रही है बाकी स्टेट्स में, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे अगर ये बीजेपी, अगर ये जिस तरह आप कह रही हैं कि कुछ कम सीटें से सरकार बनाती है, तो उसका मैसेज तो ऑब्वियसली बाकी स्टेट्स में ही जाएगा ना कि अपने गढ़ में ये दे आर शेकन। इसीलिए ये बात शुरू ही इस चुनाव की बात शुरू कहाँ से हुई थी? शुरू यही हुई थी कि सीआर पाटिल साहब कहते थे कि हम तो पूरा, मतलब कि हम माधव सिंह सोलंकी का जो रिकॉर्ड है 149 आउट ऑफ 182 सीट्स, हम उसको तोड़ेंगे। धीरे धीरे बात थोड़ा कम आई, क्योंकि वो मैसेज वो देना है कि हाँ, गुजरात क्योंकि एक मॉडल की तरह प्रमोट किया गया है,
और उस मॉडल में अगर जे आप थोड़ा शेकन होते हैं तो ऑब्वियसली उसका मैसेज क्या जाएगा। और राहुल गांधी के ऊपर किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, ये जीत या हार दोनों? देखिए, अगर जे बीजेपी राहुल गांधी का सच यहाँ गुजरात का तो देखिए उनका तो बिल्कुल वो टच करके जा रहे हैं उस चीज़ को, पर हाँ, क्योंकि जिस तरीके के इश्यूज बीजेपी, यही इश्यूज आगे जाते हैं ना, क्योंकि इस चुनाव में आप देखिए कोई लोकल जो रियल इश्यूज है उस पर बीजेपी बात ही नहीं कर रही है। बात किस पे हो रही है? वही 370 पे, वही आपके क्या कहते हैं 370 की बात होगी, या आपकी नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, या आपके नर्मदा का एक इमोटिव विषय है उसको यहाँ पर उठाया गया है, या मोदी सेंट्रिक उसे बनाया गया है। रियल इश्यूज पे तो बात ही नहीं हो रही है। अब जब अगर जे यही इश्यूज वो बाकी स्टेट्स पे भी कर रही हैं, मैं अभी रिसेंटली हिमाचल चुनाव कवर करके आया हूँ, वहाँ भी यही मुद्दा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठाने की कोशिश की इन्होंने, खैर वहाँ लोगों ने उसे बिल्कुल दरकिनार किया, वो एक अलग चीज़ है, पर इश्यूज तो यही उठाए जा रहे हैं ना। तो ये मॉडल जो है, जो यहाँ से प्रोपोगेट किया जाता है, वही आगे जाता है ना। मंसूरी साहब, आखिरी सवाल कि एक तो पूरी जनरेशन यहाँ गुजर गई गुजरात में जिन्होंने दूसरी कोई पार्टी ही नहीं देखी। जब आप अपने साथियों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मुझे नहीं पता 27 साल पहले आपकी क्या उम्र रही होगी, लेकिन उनका मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक जो मिजाज होता है एक जनता का, वो भी इससे उभरता है जहाँ वाकई इलेक्शन में एक कंपटीशन होता है, एक प्रतिस्पर्धा होती है, पार्टियाँ लड़ती हैं। लेकिन यहाँ एक तरह से मैं कहूँगी एक पार्टी और 12-13 साल तक एक ही व्यक्ति, वो यहाँ मुख्यमंत्री रहा, नरेंद्र मोदी का मैं जिक्र कर रही हूँ। तो ऐसे में उनका जो मिजाज है, क्या किस तरह से वो बिहेव करते हैं? इसमें ऐसा है कि कांग्रेस जो पार्टी है उसको सबसे पहले विपक्ष, एज ए विपक्ष उनको मजबूत होना होगा। अभी जीत की बात तो बहुत दूर है गुजरात में, क्योंकि गुजरात में जो बीजेपी और मोदी की लोकप्रियता इतनी हाई है कि हार जीत का फैसला किसी को पता नहीं। जीत तो आखिर जीत होती है, वो अगर वो माइनर बहुमती से जीतेंगे या ज़्यादा, वो तो अपने 8 तारीख को ही देखेंगे, लेकिन जीत होती है। लेकिन अभी कांग्रेस को क्या है कि पूरा ज़मीन पे आने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी एक कांग्रेस पार्टी, और मैंने काफ़ी नेशनल चैनल में भी सुना है कि वो लोग साइलेंट प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस गुजरात में। तो मैंने आज ही एक कांग्रेस के सीनियर नेता है शक्ति सिंह गोहिल जी, उनसे पूछा मैंने कि साइलेंट प्रचार क्या होता है। तो उन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि मीडिया हमारा कवर नहीं करती समाचार। मेरी सभा थी, बोले कोई उन्होंने नाम बताया गदड़ा में, तो वो उसको कवर नहीं किया मीडिया ने। लेकिन जेपी नड्डा साहब की सभा थी, उसको मीडिया ने कवर किया। तो फिर इसके बाद हमने ये तय किया कि अब हम घर घर जाके प्रचार करेंगे और खाटला परिषद भरेंगे, उसको हम लोग साइलेंट प्रचार कहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साइलेंट प्रचार का जो मुद्दा है वो भी बीजेपी की तरफ से फेंका हुआ है, ताकि कांग्रेस वाले बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए प्रचार के लिए। और ये कांग्रेस के अंदर ऐसा एक इल्यूजन हो गया है कि हम लोग बस साइलेंट प्रचार कर रहे हैं, लेकिन साइलेंट प्रचार भी कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और चुनाव में जो कहा जाता है कि हवा बहुत सारी चीज़ें तय कर देती है, क्योंकि कमिटेड वोटर्स तो भारत में बहुत कम होते हैं जो वाकई एक पार्टी के लिए, कोई अमेरिकन सिस्टम नहीं है जहाँ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी के लिए बाकायदा साइन करके कमिटेड वोटर्स होते हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग तो ये देख के वोट करते हैं कि देखते हैं कौन सी पार्टी जीत रही है। और ये कैसे तय होता है, हवा कैसे बनती है, वो मीडिया के ज़रिए बनती है। तो ये पूरा जो ब्लेम आप ही देखिए कि प्रचार, यानी कि मैं आज का जो पूरे दिन भर मैंने लोगों से बातचीत की है, उससे एक शब्द निकल के आया है, वो है प्रचार और प्रचार तंत्र। यानी पूरे तरीके से मार्केटिंग, अपनी अच्छाइयों को बाहर लाकर, अपनी बुराइयों को छिपाकर, चुनाव में किस तरह से उसको पेश किया जाता है, अपनी छवि कैसे बनाई जाती है, मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर, पार्टी के तौर पर, सरकार के तौर पर। मुझे लगता है यही एक गुजरात मॉडल है कि हेडलाइंस को मैनेज किया जाए, प्रचार तंत्र ऐसे बनाया जाए जिसमें कोई भी ऐसे सवाल जो नापसंद हों वो बाहर ही ना आए। तो अभी आपने चारों पत्रकारों को सुना, उनकी राय भी आपने सुनी। उम्मीद है कि आपको कुछ कम से कम मदद हुई होगी गुजरात चुनाव को समझने में। जाहिर है इंतज़ार हम करेंगे उस तारीख का जबकि रिजल्ट आएंगे, लेकिन अभी तक जिस तरह के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं उससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि अभी भी इस पूरी लड़ाई को जीता हुआ या हारा हुआ नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।